टॉपिक हमारे पास आता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. Movement along demand curve is always due to price. Whenever there is change in price of commodity, तो उसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इम्पैक्ट आता है, जबकि शिफ्ट इन डिमांड कर्व है ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस. प्राइस की वजह से मूवमेंट हो रहा है, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड. ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, मूवमेंट इज रिलेटेड विद प्राइस एंड इट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ये कीवर्ड्स हो गए. शिफ्ट इज अदर फैक्टर्स देन प्राइस एंड इसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड. हमारे पास मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में दो चीजें आती हैं. एक आता है एक्सपेंशन, एक आता है कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पर दो चीजें आती हैं. एक होता है इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा होता है डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व के ऊपर हो रहा है, इसीलिए हम इसे मूवमेंट कह रहे हैं, क्योंकि ये डिमांड कर्व के ऊपर ही चल रहा है डिमांड कर्व. जबकि इंक्रीज और डिक्रीज शिफ्ट हो रहा है, उसी सेम डिमांड कर्व के पे नहीं चल रहा, ये अलग से चल रहा है. किस तरह से, कैसे होता है, ये हमारे पास दो डिमांड कर्व हैं. इन डिमांड कर्व्स पे ये हमारा ओपी प्राइस और ओक्यू क्वांटिटी है. ओपी प्राइस एंड ओक्यू क्वांटिटी है. ठीक है, अब हुआ क्या, अब हमारे पास अगर प्राइस कम होगा, प्राइस कम होके P1 पर आया तो क्वांटिटी बढ़ गई. प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई. तो यहाँ A पॉइंट से हम B पॉइंट पे यहाँ मूव कर गए. सेम डिमांड कर्व पे पहले प्राइस जब OP था तो OP प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड OQ थी. जैसे ही प्राइस OP1 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ के OQ2 हो गई. मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई. ठीक है, तो हमारा डिमांड कर्व पे जो पॉइंट A था, उस A से हम B पॉइंट पर आ गए. इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन. डाउनवर्ड, राइटवर्ड. अगर डाउनवर्ड या राइटवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्सपेंशन. लेकिन यहीं पे अगर प्राइस बढ़ जाता, यहां से यहां हो जाता, तो हमारी क्वांटिटी कम हो गई. प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई. अब हम यहां से इधर मूव कर गए. सेम डिमांड कर्व पे हम A से C पे मूव कर गए. इसे हम कहेंगे अपवर्ड या हम कहेंगे लेफ्टवर्ड मूवमेंट. तो ये जो अपवर्ड या लेफ्टवर्ड मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज ड्यू टू प्राइस.
अगर प्राइस में किसी भी तरह का कोई चेंज होता है देन दैट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अलोंग मतलब देखो, अलोंग यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, डिमांड कर्व के ऊपर ही मूवमेंट चल रहे हैं। अगर मैं इसको एक कॉमन डायग्राम पे दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे दिखाऊंगी? ये मेरा डिमांड कर्व है। हमेशा लेबलिंग करनी है। अगर आपने पूरा डायग्राम ठीक बनाया है बट आपने उसको लेबल ठीक से नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पढ़ाई भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, आंसर भी सही लिख रहे हो, लेकिन आगे का काम गड़बड़ कर रहे हो। तो यहाँ से जब हम यहाँ गए, P से P1 पे गए तो क्वांटिटी कम हो गई, या फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ गए, P2 पे गए तो क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये जो हमारे पास है A, B और C, जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो ये है कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कम हो रही है। जब हम A से C पे आ रहे हैं तो ये है एक्सपेंशन, डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड को जब हमारी ज्यादा हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन, और कम हो रही है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब हम आगे आए, अगर इस कॉन्सेप्ट पे इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड, तो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया इनकम, कोई एक लेना है, हमने इनकम को ले लिया। अब मान लो प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम, प्राइस 10 का 10 ही रहा, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 80 से 100 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमारी इनकम जो पहले 1000 रुपए थी वो इनकम अब 1500 रुपए हो गई। क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज हो गई तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। दिस इज वन वे। अनदर वे, प्राइस 10 से 12 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 80 की 80 रह गई, जबकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिलेशन है वो क्या है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो जाएगी, लेकिन कम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई। हमने कहा अरे कोई बात नहीं, महंगा हो गया तो क्या हो गया, अब हम सेठ हो गए हैं, अब हमारी 1500 रुपए की कमाई हो गई 1000 से, हम उतनी क्वांटिटी खाएंगे भाई। तो मतलब हमारा जो प्राइस है उसके बढ़ने से हमारी कंजम्पशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है। तो ये दोनों ही केसेस हमारे इंक्रीज इन डिमांड के हैं। अब अगर डिक्रीज इन डिमांड की बात करें, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है फैशन में कोई चेंज आ गया हो, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है। हमें कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जा सकता है, हमने यहाँ पे इनकम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। जैसे कि प्राइस 10 का 10 रहा, लेकिन अब मैं 80 से 70 ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि फॉर सम रीजन मेरी इनकम हो सकता है कम हो गई हो, इस महीने मैंने कम अर्निंग करी है तो मैंने कंजम्पशन कम कर दी, क्योंकि मेरी इस महीने की अर्निंग कम हुई है तो मैंने सेम प्राइस भी क्वांटिटी कम कर दी। लेकिन दूसरा भी बात हो सकती है कि प्राइस 10 से 9 हो गया, कम प्राइस होने के बाद भी मैंने कंजम्पशन नहीं बढ़ाई, बल्कि मैंने शुक्र मनाया, चलो शुक्र है प्राइस कम हो गया, मुझे अपनी कंजम्पशन मैंने उतनी की उतनी रख ली। तो लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये क्यों किया मैंने? प्राइस कम होने से तो मुझे कंजम्पशन बढ़ानी चाहिए थी,
क्योंकि मेरी इनकम कम हो गई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज दो तरह से केसेस होता है। पहला केस क्या कह रहा है कि सेम प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। दूसरा केस प्राइस इंक्रीज बट सेम क्वांटिटी। यहां पर सेम प्राइस लेस क्वांटिटी, जबकि यहाँ पे डिक्रीज इन प्राइस तो भी सेम क्वांटिटी, प्राइस कम होने से हमने बढ़ाया नहीं। तो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड है। अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे? जहाँ पे हमारे पास ये डी डिमांड का ये शिफ्ट हो गया D1 पे। पहला केस हमारे पास सेम प्राइस है और हमने क्वांटिटी बढ़ा दी ए से बी पे, ठीक है ना। तो हमारा A to B पहला केस हो गया कि सेम प्राइस और क्वांटिटी बढ़ गई। दूसरा प्राइस इंक्रीज हुआ लेकिन क्वांटिटी सेम रही, A to C। तो पहला केस हो गया ये और दूसरा केस हो गया ये। जब हमने A से B पर लेकर आए एट सेम प्राइस बट क्वांटिटी बढ़ गई। दूसरा केस हमारा प्राइस बढ़ा यहाँ पे लेकिन क्वांटिटी सेम रही, ओ क्यू। तो ये हमारा इंक्रीज इन डिमांड हो गया। इसी तरह से अगर मैं डिक्रीज इन डिमांड बनाऊं, ये डी और ये मैंने बनाया D1। अब मैंने कहा कि ये मेरा प्राइस यहाँ पर, जब मेरा प्राइस OP था तो मेरी क्वांटिटी थी OQ1। पहला केस सेम प्राइस और मैंने क्वांटिटी को कम कर दिया, तो पहला केस A to B कि मेरा जो भी प्राइस था वो सेम रहा बट फिर भी मैंने कंजम्पशन कम कर दी। सेकंड केस मेरा प्राइस कम हो गया लेकिन क्वांटिटी मेरी सेम रही, प्राइस कम होने के बावजूद भी। ये यहां से यहां A to C, मतलब मैं सेम प्राइस पे A to C, सेकंड केस हो गया। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि फर्स्ट केस में जब हमारा सेम प्राइस था ये वाला, तो हमने यहाँ A से B पे शिफ्ट कर गए। लेकिन सेकंड केस में हमारा प्राइस कम हुआ तो भी हमारी क्वांटिटी सेम रही OQ1 और हम A से C पे शिफ्ट हो गए। तो इन एनी हाउ हमारा डिमांड कर्व तो शिफ्ट हो ही रहा है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमारा डिमांड कर्व ड्यू टू प्राइस या ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस। अगर प्राइस की वजह से हो रहा है तो हम कहते हैं वो मूवमेंट है, लेकिन अगर दूसरे फैक्टर्स की वजह से हो रहा है तो हम कहते हैं वो शिफ्ट इन डिमांड कर्व है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, यहां पर हमने कहा राइटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट, जबकि यहां पर हमने कहा डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट।
तो यहाँ पे राइटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो जब भी आपसे बात की जाए कि ड्यू टू प्राइस हो रहा है, तो हमेशा सेम डायग्राम पे मूव करेगा। अगर मुझे इन दोनों को एक ही पे बनाना है तो मैं कैसे बना दूंगी, ये मेरा डिमांड का, इधर की तरफ मेरा इंक्रीज और इधर की तरफ मेरा डिक्रीज। तो इस तरह से हमारे दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं। गॉट इट?